जय हिंद। 12th क्लास, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण स्टार्ट किया था अपन ने, पहला वीडियो में कुछ चीजें पढ़ ली थी अपन ने, ठीक है। अब इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन कहेगा, क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन के रूप में बता देता हूं मैं। क्वेश्चन कहेगा लेंज का नियम, लेंज का नियम क्या है, या लिखिए, लेंज का नियम लिखिए तथा बताइए कि यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल किस प्रकार है, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन कहेगा लेंज का नियम लिखिए, यह लेंज का नियम क्या है तथा बताइए कि यह नियम यानी लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल किस प्रकार है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेंज के नियम की। हेडिंग डालेंगे इसमें लेंज का नियम, लेंज का नियम। चलिए सुन लीजिए लेंज का नियम होता क्या है। वैज्ञानिक लेंज ने क्या बताया। वैज्ञानिक लेंज कहते हैं कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है या स्वयं उत्पन्न हुई है। फिर से सुन लीजिए, लेंज का नियम कहता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में, चाहे कोई भी कंडीशन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई, उसी चीज का विरोध कर रही है। फिर से सुन लीजिए लेंज का नियम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है या होती है, ठीक है। इस फुल स्टॉप नीचे लिख देंगे। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, मतलब वो किस दिशा में बहेगी। जैसे 10th में आपने फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम पढ़ा होगा, उसमें धारा की दिशा देखी होगी। ऐसे ही ये है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है, ठीक है। चलिए आप बात कर लेते हैं नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल किस प्रकार होता है। तो सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण का नियम याद होना चाहिए। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है। ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। उत्पन्न नहीं कर सकते, नष्ट नहीं कर सकते, बस एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। यही होगा इसमें, ठीक है। चलिए तो अनुकूल कैसे है वो समझने से पहले मैं आपको बता देता हूं। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जब दोनों विपरीत ध्रुवों को पास पास लाते हैं, मतलब उत्तरी और दक्षिणी पास पास लाओगे विपरीत, तो उनमें लगेगा प्रति आकर्षण बल। उनके अंदर कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल, मतलब एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और जब उत्तरी या फिर दक्षिणी मतलब समान ध्रुवों को पास लाओगे तो उनके बीच में लगता है प्रतिकर्षण बल। कौन सा बल, प्रतिकर्षण बल। अगर चुंबक के समान ध्रुवों को पास लाओगे तो प्रतिकर्षण बल दूर भगाएंगे एक दूसरे को, चिपकेंगे नहीं चुंबक। और अगर उत्तरी और दक्षिणी को पास में लाओगे तो वो एकदम चिपक जाएंगे, आकर्षण बल लगेगा। देखा भी होगा आपने कई बार, ठीक है। चलिए देखिए, तो ऐसा ही इसमें भी ऐसा ही होना है। क्योंकि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना है, कुंडली और चुंबक के बीच गति कराएंगे इसमें। देखिए तो लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल किस प्रकार है। तो सबसे पहले लेंज का नियम लिख देंगे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि इस नियम की सहायता से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है। फुल स्टॉप। फिर पैराग्राफ चेंज करके अब जो बताने वाला हूं वो लिखेंगे। चलिए सुनिए क्या होता है, देखो क्या होगा। ये ले लेते हैं। मान लो ये क्या है हमारे पास, चलो ये यहाँ देखो, मान लो ये हाथ, ये कुंडली है हमारे पास। कुंडली कैसे बनाई जाती है, कोई भी कुंडली, जैसे ये कोई प्लेट ले लो और उस पर फिर तार लपेट लो तो वो कुंडली बन जाती है। और ये चुंबक है, मान लो ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और इधर वाला है दक्षिणी ध्रुव,
ठीक है। तो लेंज ने क्या बताया, लेंज कहते हैं कि जब एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास ले जाते हैं, कुंडली के किसी तल के पास ले जाते हैं, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। उत्तरी ध्रुव पास ले जाओगे तो उत्तरी ध्रुव ये भी बन जाएगा। फिर से सुनिए, लेंज कहते हैं कि जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास ले जाया जाता है, तब कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है। अब देखो, ये भी उत्तरी और ये भी उत्तरी, दोनों समान ध्रुव, कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। दोनों एक दूसरे को दूर भगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, पास ले जा रहे हैं। तो चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में यांत्रिक कार्य, मशीन के द्वारा ऊर्जा देनी पड़ेगी, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। कौन सा कार्य, यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा। बस यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। देखो, यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल गई, विद्युत ऊर्जा में बदल गई कि नहीं बदल गई। ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन हो रहा है। अब दूसरी स्थिति, अभी तो पास ले गए। अब यदि चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ये उत्तरी था, अपन उत्तरी को दूर ले जा रहे, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। कौन सा ध्रुव, दक्षिणी। अब देखो, ये दक्षिणी बन गया, ये उत्तरी है। असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो चुंबक और कुंडली एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। तो इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में फिर से पुनः यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और फिर से देखो क्या हुआ, ऊर्जा संरक्षण हो गई, ये यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही। तो दोनों ही स्थितियों में, चाहे पास ले जाए चाहे दूर ले जाए, दोनों ही स्थितियों में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, यानी ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि हो रही है। बात आ रही समझ में। एक बार फिर से सुन लीजिए, जब किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली के किसी तल के पास ले जाया जाता है, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल उत्तरी ध्रुव बन जाता है, जिससे कुंडली और चुंबक के बीच प्रतिकर्षण बल लगने लगता है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, वो तो भगा रहे हैं लेकिन अपन तो पास ले जा रहे हैं ना, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली के पास ले जाने में यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। फुल स्टॉप। अब उसी में आगे लिखेंगे, और जब चुंबक के उत्तरी ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाया जाता है, तो लेंज के नियम के अनुसार कुंडली का वह तल दक्षिणी ध्रुव बन जाता है। ये उत्तरी, ये दक्षिणी बन गया, जिससे चुंबक और कुंडली के बीच आकर्षण बल लगने लगता है। अपन दूर ले जा रहे हैं लेकिन ये खींच रहे, आकर्षण बल लगने लगता है। इस आकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक को कुंडली से दूर ले जाने में पुनः यांत्रिक कार्य करना पड़ता है, और यही यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जो कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में प्रवाहित होने लगती है। अर्थात लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल होता है। हो गया सिद्ध, ठीक है। तो ये था लेंज का नियम, और ये हो गया पूरा। बात आ गई समझ में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेंज का नियम हो गया, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। अब है हमारे पास टॉपिक एक स्वप्रेरण। स्वप्रेरण किसे कहते हैं, कि स्वप्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण का मतलब अपनी ही प्रेरणा से, स्वप्रेरण। चलिए सुनिए क्या है स्वप्रेरण। जब एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जब एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। मतलब एक ही कुंडली में दो विद्युत धाराएं, एक तो पहले से ही बह रही थी जिसके मान में परिवर्तन हो रहा है, और दूसरी प्रेरित विद्युत धारा एक और उत्पन्न हो गई, तो एक ही कुंडली में दो धाराएं उत्पन्न हो गई। इसी घटना को क्या कह रहे हैं, स्वप्रेरण।
अपने ही प्रेरणा से उत्पन्न हुई ना। फिर से सुन लीजिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन कराया जाता है तब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को स्वप्रेरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप। अब आगे सुनिए इसी के बारे में। आगे कहता है कि कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। ठीक है, फाई समानुपाती आई, अर्थात फाई समानुपाती आई लिख देंगे नीचे। फाई समानुपाती का चिन्ह हटता है, नियतांक आता है एल, तो फाई बराबर एल आई, फाई बराबर एल आई। इस सूत्र का उपयोग आगे करेंगे या इसी से एक और निकलेगा, फाई बराबर एल आई। आगे नीचे लिखेंगे, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है, स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। फिर से सुन लीजिए, जहां एल एक नियतांक है जिसे स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब आगे इसकी बात कर ले एल की। एल बराबर क्या है, एल का मान निकालें, गुणा में है आई तो भाग में जाएगा, यानी एल बराबर आएगा फाई अपॉन आई, एल बराबर फाई अपॉन आई। इसी का परिभाषा बनाने वाले हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक की। कंडीशन लगा दे इसमें, यदि आई बराबर 1 एम्पियर, आई बराबर कितना 1 एम्पियर, 1 एम्पियर की धारा जो कुंडली में प्रवाहित हो रहा हो तब एल बराबर आई की जगह 1 रख दो, आई की जगह 1 रखेंगे, 1 का भाग फाई में देंगे तो फाई आ जाएगा। तो एल बराबर क्या आ गया, फाई, यानी स्वप्रेरकत्व कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर आ गया। लेकिन कब, जब कुंडली में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही। तो नीचे लिखेंगे, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। फिर से सुन लीजिए, क्या लिखेंगे, स्वप्रेरकत्व की परिभाषा पूछ दिया जाता है, ये स्वप्रेरकत्व, स्वप्रेरण से ज्यादा आई एमपी है स्वप्रेरकत्व, पूछ दिया जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ एल बराबर फाई अपॉन आई, कंडीशन यदि आई बराबर 1 एम्पियर तो एल बराबर फाई आ जाएगा। तो नीचे लिखेंगे, अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक आंकिक रूप से कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। ठीक है, अब मात्रक देख लो, एल बराबर फाई अपॉन आई का, इसका मात्रक ऊपर है फाई, फाई का मात्रक मैंने आपको बताया वेबर होता है, अभी बताया, भाग मतलब प्रति, आई का मात्रक एम्पियर। तो स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक एल का मात्रक वेबर प्रति एम्पियर, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी होता है। क्या होता है, हेनरी, हेनरी के नाम से ज्यादा जाना जाता है। ठीक है, वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी, हेनरी लिखेंगे आगे अपन इसे, होता है। ठीक है, विमा देख लो इसी सूत्र से, एल बराबर कितना है, फाई अपॉन आई, यही है फाई की विमा मैंने आपको बताई अभी, ml2 t-2 a-1 होती है। नीचे ए आई का मतलब है विद्युत धारा, विद्युत धारा की विमा ए होती है एम्पियर, सॉल्व कर लो, ऊपर एम एल और t-2 तो ऐसा कैसे, नीचे एक ही घात कुछ नहीं, प्लस की 1, ऊपर जाकर हो जाएगी माइनस की 1, ऊपर 1 माइनस और थी, एक और आ गया, गुणा में घातें जुड़ जाएगी, 1 और 1 2 हो जाएगी। यानी कि स्वप्रेरकत्व की विमा कितनी होती है, ml2 t-2 a-2। ठीक है, ये हो गया स्वप्रेरण और स्वप्रेरकत्व। अब आगे सुन लो, इसी के जैसा एक और है, इसी का भाई। अच्छा, यहां से 1 हेनरी की परिभाषा और पूछ देंगे, हेडिंग डालेंगे 1 हेनरी, 1 हेनरी की 1 हेनरी क्या होता है। अभी बताया एल बराबर है फाई अपॉन आई, यह लिखेंगे, हम जानते हैं कि एल बराबर फाई अपॉन आई, कंडीशन लगा दें, यदि आई बराबर 1 एम्पियर, ठीक है, तथा फाई बराबर 1 वेबर, फाई का मान 1 वेबर माना, आई का मान 1 एम्पियर माना, ठीक है, तब मान रख दो, एल बराबर
फाई की जगह 1, आई की जगह 1, 1 का भाग 1 में देखो 1 हेनरी, 1 ही हेनरी आ जाएगा क्योंकि मात्रा का भी बताया हेनरी होता है। तो 1 हेनरी की परिभाषा यहीं से क्या बनेगी, अतः जब किसी कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तब कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। यहीं से परिभाषा, अतः जब किसी कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 1 वेबर हो तब उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरक गुणांक 1 हेनरी कहलाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई 1 हेनरी की। चलिए, अब जैसा स्वप्रेरण था वैसा ही है हमारे पास अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण, अब ये सुन लीजिए अन्योन प्रेरण क्या होता है। स्वप्रेरण अपनी ही प्रेरणा से उत्पन्न, अन्योन प्रेरण दूसरी प्रेरणा से उत्पन्न होगा। मान लो ये एक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली, और इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही, इसके पास ये रखी दूसरी कुंडली, ये दूसरी कुंडली, ये पहली कुंडली, ये दूसरी कुंडली। तो सुनो क्या कहता है अन्योन प्रेरण, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसके पास स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है। इसके पास ये दूसरी कुंडली रखी, इसमें इससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसमें दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहा जाता है, मतलब दूसरी की प्रेरणा से उत्पन्न। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, जब किसी कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इसके पास स्थित किसी दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इस घटना को अन्योन प्रेरण कहा जाता है। फुल स्टॉप। ठीक है, ये परिभाषा होगी। अब आगे सुन लो, अन्योन प्रेरण पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। प्राथमिक को कहते हैं इंग्लिश में प्राइमरी, प्राथमिक। द्वितीयक को कहते हैं सेकेंडरी। क्या कहते हैं? सेकेंडरी, द्वितीयक। तो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स यानी फाई एस प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा यानी आईपी के समानुपाती होता है। फुल स्टॉप। फिर से सुन लो, अन्योन प्रेरण की परिभाषा लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे कि द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, अर्थात फाई एस समानुपाती आईपी। तो फाई एस समानुपाती का चिन्ह हटता है तो नियतांक आता है कैपिटल एम इंटू आईपी। जहां एम एक नियतांक है, जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण नहीं, जिसे अन्योन प्रेरकत्व, प्रेरकत्व जैसे वो स्वप्रेरकत्व था, ये क्या है? अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहलाता है। अन्योन प्रेरण गुणांक। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे जहां एम एक नियतांक है जिसे अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरण गुणांक कहा जाता है, अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक कहा जाता है। फुल स्टॉप। अब इसकी परिभाषा बना लें, यहां से एम का मान बनाना है, एम बराबर गुणा में है आईपी, भाग में जाएगा फाई एस अपॉन में आईपी। एम बराबर क्या सूत्र आया? फाई एस अपॉन में आईपी। अन्योन प्रेरकत्व का सूत्र है, इसका उपयोग करेंगे आगे अपन। ठीक है, अब यहाँ पर कंडीशन लगा दें इसकी परिभाषा बनाने के लिए, यदि आईपी बराबर 1 एम्पियर मतलब प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर है, तब एम बराबर आईपी की जगह 1 रख दो इस सूत्र में, 1 का भाग फाई एस में दोगे तो फाई एस ही आएगा। फाई एस क्या है? द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, यही है, यही आ जाएगा। तो परिभाषा यही से बनी कि अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच, दो कुंडलियां थी प्राथमिक द्वितीयक, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, आंकिक रूप से द्वितीयक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जब प्राथमिक कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं।
ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से बोलते हैं। ठीक है, फिर से सुनिए। अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीयक कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। ये बहुत सही है, बात आ रही समझ में? एक बार फिर से सुन लो। अतः किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरक गुणांक द्वितीय कुंडली से बद्ध उस चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होता है जो प्राथमिक कुंडली में इकाई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न होता है। फुल स्टॉप। तो ये हो गया अन्योन प्रेरक। मात्रक तो वही रहेगा क्योंकि इसका भी फाई एस एम बराबर क्या है, फाई एस अपॉन में आई पी। मात्रक ऊपर वेबर फाई का, नीचे आई एम्पियर। मात्रक होता है वेबर प्रति एम्पियर या हेनरी। विमा भी वही हो जाएगी, mL2 T-2 A-2। विमा भी वही हो जाएगी। बात आ गई समझ में? दोनों की विमा एक की जैसी, चाहे वो स्वप्रेरकत्व हो या अन्य।